CH26 क्या है, आखिर हर्षवर्धन के दिमाग में? डिस्क्लेमर तो दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक कहानी है जो आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। अगर यह नोबेल स्टोरी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें। तो दोस्तों, हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए कहानी को आगे बढ़ते हैं। भाग 26। काव्या कैसे भी करके आज हर्षवर्धन से अपने और उसके बीच के इस रिश्ते को खत्म करने के बारे में बात करने वाली थी। वो हर्षवर्धन के साथ अब इस रिश्ते में और आगे नहीं बढ़ना चाहती थी। इसलिए काव्या हर्षवर्धन के पीछे पीछे उसके घर के अंदर जाती है तो वह घर अंदर से काफी खूबसूरत दिख रहा था। काव्या देखती है कि हर्षवर्धन वहां से साइड वाले कमरे की ओर चला जाता। ये देख काव्या पहले तो उसके पीछे नहीं जाती, फिर बाद में वह उस कमरे में जाती है तो उस कमरे में बिल्कुल उसके रूम की तरह ही सजावट और दीवार को पेंट किया गया था। ये सब देख काव्या थोड़ा हैरान रह जाती है। वो उस रूम के चारों तरफ घूरने लगती है। कुछ भी अलग नहीं था, बिल्कुल उसके कमरे की तरह सब कुछ था। ये सब देख काव्या को थोड़ा घबराहट होने लगता है। जहां तक उसे पता है, आज से पहले हर्षवर्धन वहां उसके घर पर नहीं आया था। न ही काव्य ने उसे कुछ भी अपने कमरे के बारे में बताई थी। फिर भला ये सब कैसे? काव्या परेशान थी कि तभी बाथरूम से गिरता पानी बंद होता है और हर्षवर्धन बाथरूम से बाहर निकलता है। अभी हर्षवर्धन ने सिर्फ अपने कमर पर एक तौलिया बांध रखी थी, वही दूसरी टॉवल से वो अपने सिर के बालों को पोंछ रहा था। बाथरूम से निकलने के बाद हर्षवर्धन काव्य की ओर देखता है तो वो अभी काफी घबराई हुई थी। वो अभी अपने सिर पर पसीने लिए उस रूम को ही घुरे जा रही थी। ये देख हर्षवर्धन मुस्कुरा देता है। वह काव्या की ओर बढ़ते हुए बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? मेरी यह अरेंजमेंट अच्छी नहीं लगी? देखो, सब कुछ तुम्हारे कमरे जैसा ही है, सेम टू सेम। क्या तुम्हें ये देखकर खुशी नहीं हुई? उद्धरण चिन्ह। तुम मेरे कमरे के बारे में इतनी अच्छे से कैसे जानते हो? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की बात सुनते ही तुरंत से काव्या पूछती है। काव्या का ये सवाल सुन हर्षवर्धन के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें मैं इतना मामूली आदमी लगता हूँ? जब मैं अपने साथ चाय पीने वाले लोगों के बारे में हर छोटी से बड़ी खबर रखता हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है मैं अपने बिस्तर तक पहुँचने वाली लड़की को ऐसे ही जाने दूंगा? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात काव्या को कहीं ना कहीं सही लगता है। वह इस आदमी के बारे में खुद ही ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, और यह बात सही है। हर्षवर्धन के लिए उसके बारे में हर छोटी से बड़ी इन्फॉर्मेशन निकालना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। पर काव्य को पता नहीं क्यों, पर सब कुछ ठीक होते हुए भी सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे यह पता था उसकी पैसों की मजबूरी थी, जिसका फायदा उठाकर हर्षवर्धन ने उससे अपनी बात मनवाई, पर फिर भी कुछ ऐसा था जो काव्या देख नहीं पा रही थी। मेरे बालों को सुखाने में मदद करो। उद्धरण चिन्ह। काव्या को ऐसे कुछ ना बोलता देख हर्षवर्धन उसके हाथ में वो तौलिया फेंकने के बाद वही बिस्तर के साइड में बैठ जाता है। काव्या काफी परेशान दिख रही थी, पर वो हर्षवर्धन को ना भी नहीं बोल सकती थी। इसलिए काव्या हर्षवर्धन के बालों को सुखाने के लिए उसके पास जा उसे पोंछने लगती है। हर्षवर्धन के बालों को पोंछते हुए अचानक से काव्य को अपनी माँ के बात का ध्यान आता है। वो हर्षवर्धन के बालों को पोंछते हुए पूछती है, आखिर कब तक हम इस रिश्ते को रखने वाले हैं? उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन अपनी आंखें खोलता है जो उसने अभी बंद किए हुए थे। अचानक से काव्या के मुंह से यह बात सुन हर्षवर्धन उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए गुस्से में घूरने लगता है। हर्षवर्धन को ऐसे गुस्सा होते देख काव्या उसे समझाते हुए बोलती है, देखो, तुम्हारी भी सगाई हो गई है तो तुम्हें भी ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा देने की जरूरत नहीं। और तुम देख सकते हो, मेरी भी उम्र अब शादी के लायक हो गई है। सब कुछ ठीक रहता तो अब तक मैं शादी भी कर चुकी होती। अब जबकि मेरा और रौनक का रिश्ता टूट गया है, उसके बाद अब मेरी माँ मुझे ब्लाइंड डेट पर जाने को सजेस्ट कर रही है। इसके बाद वह चाहती है कि मैं शादी कर लूँ।
उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन काव्या के इस बात को सुनने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। वो गुस्से भरी आंखों से अभी काव्या की ओर ही घूरे जा रहा था। काव्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे कैसे समझाएं। जिंदगी में धोखा इंसान को तोड़ देता है, मुझे संभलने में बहुत लगा। मुझे अभी अपने जिंदगी में कोई ऐसा चाहिए जो सिर्फ मुझ पर ट्रस्ट कर सके, मुझसे प्यार कर सके, वो मुझे धोखा ना दे। और अगर मैं किसी और से ऐसी उम्मीद करती हूँ तो फिर मैं भला उसके साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकती हूँ, तुम्हारे साथ इस रिश्ते में रहने के बावजूद। इसलिए ये हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि हम अपनी अपनी लाइफ जिए। उद्धरण चिन्ह। मैंने सुना है कि इस जन्म में इंसान जो करता है वो यही पा लेता है। तो आखिर तुमने किसे धोखा दिया था जो रौनक ने तुम्हें दिया? अगर तुम्हारा दिल टूटा है मतलब तुमने भी तो किसी का तोड़ी होगी। उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्या की बोलती बंद हो गई थी। वो हर्षवर्धन को घूरने लगती हैं, वहीं उसके सिर पर पसीना था। वह तुरंत से हर्षवर्धन को मना करते हुए अपने लड़खड़ाते आवाज में बोलती है, नहीं, क्या मैटलैब? उद्धरण चिन्ह। काव्या की ऐसी हालत देख हर्षवर्धन मुस्कुरा देता है। वह बिस्तर से उठते हुए काव्या के पास जा उस दूसरे टॉवल को उसके हाथ से लेते हुए उससे उसके चेहरे पर आ रहे उन पसीने को पोंछते हुए बोलता है, मेरी जान, क्या तुम्हें लगता है कुछ दिन मेरे साथ सोने के बाद तुमने मुझे मेरे पैसे चुका दिए हैं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे मेरे पैसे इंटरेस्ट के साथ आज ही देने के लिए तैयार हो? उद्धरण चिन्ह। हर्षवर्धन की थोड़ी देर पहले की बात सुन काव्या काफी घबरा गई थी और अभी उसकी यह बात सुन वह तुरंत से खुद को संभाल उसे मना करते हुए बोलती है, तुम्हें पता है मैं इतने पैसे तुम्हें इतनी जल्दी नहीं दे सकती। हाँ, अगर तुम मुझे कुछ सालों का वक्त दो तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे इंटरेस्ट के साथ तुम्हें चुकाने की पूरी कोशिश जरूर करूंगी। उद्धरण चिन्ह। अच्छा, सच में? फिर ठीक है, मैं तुम्हें आज एक छूट देता हूँ हमारे इस रिश्ते में। तुम अपने लिए जब तक कोई सही ढंग का लड़का नहीं ढूंढ लेती तब तक तुम इस रिश्ते से आज़ाद नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन की यह बात सुनकर हैरान रह जाती है। क्या सच में यह इंसान उसे माफ कर देगा? जब वो खुद के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लेगी तो क्या सच में यह इतनी आसानी से मान जाएगा? काव्या को इस बात पर यकीन तो नहीं था, पर वह हर्षवर्धन के मुंह से इतना सुनकर ही काफी खुश हो गई थी। काव्या हर्षवर्धन के बातों का जवाब देते हुए बोलते हैं, तो ठीक है, ये हमारे बीच डील रहा। जिस दिन मैं अपने लिए एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड को ढूंढ लूंगी उस दिन से हमारा ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। बिल्कुल। काव्या की बातों का इतना जवाब लेते हुए हर्षवर्धन उसको खुद की तरफ खींच उसे किस करने लगता है। जो भी हो, काव्या आज काफी खुश थी। फाइनली उसने जो अपने मन में सोची थी वह बात उसने हर्षवर्धन को बता दिया और सबसे खुशी की बात तो ये थी कि हर्षवर्धन इस बात के लिए मान भी गया था। अब काव्या को बस एक ही काम करना था, खुद के लिए एक अच्छे से लड़के को ढूंढना था जिससे वह शादी कर सके। दूसरी सुबह जब काव्या की नींद खुलती है तो उसे अपने बगल में हर्षवर्धन नहीं दिखता। वो इस बारे में ज्यादा कुछ ना सोचते हुए तुरंत फर्श से अपने कपड़े उठा उसे पहनते हुए उस घर से निकल जाती है। आज से काव्या की एक ही लक्ष्य था, उसे अपने लिए जल्द से जल्द एक अच्छे पार्टनर ढूंढना था जिस पर वह ट्रस्ट कर सके, जिसके साथ वह अपनी लाइफ जीने के बारे में सोच सके। और यह काम काव्या को जल्द से जल्द करना होगा, तभी उसे इस रिश्ते से भी आज़ादी मिलेगी। 27 ब्लाइंड डेट्स भाग 27। सुबह जब काव्या उठती है तो उसे हर्षवर्धन वहां नहीं दिखता। ज्यादा कुछ ना सोचते हुए तुरंत से काव्या उस घर से निकल जाती है। अभी सुबह का वक्त था, इसलिए दिव्या भी घर पर ही थी। काव्या को ऐसे सुबह सुबह बाहर से आते देख दिव्या उससे पूछती है, आखिर तू रात भर कहाँ थी? मैंने तुझे कितना कॉल किया, पर तू तो मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दे रही थी। उद्धरण चिन्ह। वो कल थोड़ा ऑफिस का वक्त ज्यादा था,
इसलिए ओवर टाइम। उद्धरण चिन्ह। ओवर टाइम। क्या सच में तुझे कल ऑफिस में ही वक्त था? उद्धरण चिन्ह। दिव्या काव्या के गले पर दिख रहे उन निशानों की ओर घूरते हुए पूछती है। दिव्या को पहले काव्या के गले पर पड़े निशान देखकर ही यह अंदाजा हो गया था कि जरूर कुछ ऐसा है जो काव्या उससे छुपाने की कोशिश कर रही है। वही काव्या दिव्या को ऐसे खुद के तरफ शक भरी नजरों से देखते देख काफी घबरा गई थी। काव्या दिव्या को अपने बारे में सब कुछ सच नहीं बताना चाहती थी, वैसे ही दिव्या उसके लिए काफी परेशान हो चुकी थी। अभी कुछ दिनों पहले उसने तो अपने बॉयफ्रेंड से भी झगड़ा किया था, इसलिए काव्या अब दिव्या को खुद के वजह से और परेशान नहीं करना चाहती थी। दिव्या को ऐसे ही खुद की तरफ घूरते देखकर काव्या बात को पलटने की कोशिश करते हुए बोलती है, ये सब हम बाद में बात कर लेंगे। अभी के लिए तू मुझे कोई अच्छा सा लड़का सजेस्ट कर जिसके साथ मैं शादी का फैसला ले सकूं। उद्धरण चिन्ह। शादी। उद्धरण चिन्ह। काव्या के मुंह से ये सब सुन दिव्या, जो कि पहले ही परेशान थी, वो और परेशान हो जाती है। अभी काव्या का रिश्ता टूटे कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ था, और जहां तक वह काव्या को जानती थी, उसकी दोस्त इतना जल्दी सब कुछ भूल शादी जैसा फैसला नहीं ले सकती थी। तो फिर क्यों आखिर काव्या शादी क्यों करना चाहती है? ये सोचते हुए दिव्या का सिर भारी हो जाता है। दिव्या को ऐसे परेशान देख काव्या उससे अपनी मां की कई सारी बातें बताती है। काव्या ने दिव्या को हर्षवर्धन के साथ अपने डील के बारे में भी कुछ ना बोलकर अपनी मां का उपाय अपनाया कि वह उस पर दबाव बना रही है। काव्या की बात सुन दिव्या के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वक्त काव्या के कंधे पर मारते हुए बोलती है, बेबी डॉल तुम्हारी मॉम को मानना पड़ेगा। वह कब क्या कर दे यह कोई नहीं समझ सकता। अब देखो, कल तक उन्हें तुम्हारी कोई चिंता नहीं थी और आज वह तुम्हें शादी करते हुए देखना चाहती हैं। उद्धरण चिन्ह। तू क्या मेरी मॉम की तारीफ करना बंद का, मुझे इन सब में हेल्प नहीं कर सकती। काव्या को ऐसे गुस्सा होते देख तुरंत से दिव्या उसे हंसाने की कोशिश करते हुए बोलती है, अच्छा सॉरी, अब से कोई फालतू बात नहीं। अब से हम दोनों तेरे लिए मिलकर एक परफेक्ट पति ढूंढेंगे। उद्धरण चिन्ह। दिव्या अभी भी काव्य से ये सब मस्ती में बोल रही थी। वही काव्य इस मैटर को लेकर अभी काफी सीरियस थी। वह जल्द से जल्द हर्षवर्धन के साथ बने उस रिश्ते से आज़ाद होना चाहती थी, जिसका सिर्फ एक यही उपाय था। इसलिए काव्या जल्द से जल्द कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहती थी। इसलिए काव्या चिढ़ते हुए बोलती है, यार तू क्या मेरी मदद सच में नहीं करना चाहती? उद्धरण चिन्ह। काव्या को इतना गुस्सा में ये सब बोलते देख दिव्या को ऐसा अंदाजा हो गया था कि काव्या उससे कोई बात छुपाने की कोशिश कर रही है, या फिर वह सच में अपनी मॉम के लिए परेशान थी। काव्या को ऐसे परेशान होते देख दिव्या उसे शांत कराते हुए बोलती है, तुम इतना टेंशन क्यों ले रही है? तेरी तो शादी आज हो जाए, वैसे भी तेरे कितने चाहने वाले थे, उनमें से ही किसी से शादी कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। मेरे चाहने वाले। उद्धरण चिन्ह। दिव्या की यह बातें सुन काव्या थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर उसे ध्यान आता है, जब काव्या नई नई इस शहर में आई थी तो वह इन सब से काफी अनजान थी। यहाँ आने के बाद काव्या को जॉब की सख्त जरूरत थी। उसी दौरान काव्या उस मॉल में काम मिला था जहाँ पहले से ही मोनिका और दिव्या काम करती थी। धीरे धीरे उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस दौरान वो तीनों एक साथ रहने भी लगे थे। ये तीनों काफी मौज मस्ती किया करती थी। इन्होंने तो एक एक कारनामे भी कर रखी है। काव्या को ऐसे कुछ सोचते देख दिव्या उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसके कानों के पास आकर बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब तुझे किसी को रिजेक्ट करने के बाद गिल्टी फील हो रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्या नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने आज तक सिर्फ रौनक के साथ ही अपनी लाइफ आगे बढ़ाने की सोची थी, जिसको लेकर अब मुझे पछतावा हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। काव्या तुरंत से दिव्या की बातों को नकार देती है। दिव्या को ऐसे रौनक के बारे में सोचते हुए वापस से उदास होता देख काव्या उसके कानों के पास आकर अभी भी मजाकिया अंदाज में ही बोलती हैं, पर वो तो नहीं ना। वैसे तू शायद से कुछ ज्यादा ही लकी है, तेरे कुछ आशिक अभी भी मेरे कांटेक्ट में है।
जो आज भी तुझे अपना बनाना चाहते हैं। अगर तू कहे तो क्या मैं शांतनु। कबीर, कार्ती। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही अचानक से दिव्या शांत हो जाती है। काव्या दिव्या को ऐसे अचानक से शांत होते देख उसे घूरते हुए पूछती है, तू कुछ कहना चाहती थी? उद्धरण चिन्ह। नहीं, जाने दे। वैसे तू चिंता मत कर। मेरे नज़र में कुछ ऐसे परफेक्ट लड़के हैं जिनका रिश्ता मेरी मॉम ने मेरे लिए भेजी है। पर मेरे पास पहले से ही बॉयफ्रेंड है जो मुझसे बहुत प्यार करता है, पर तू उन लड़कों से एक बार मिल सकती है। उद्धरण चिन्ह। क्या सच में? उद्धरण चिन्ह। दिव्या की बात सुन तुरंत से काव्या एक्साइटेड होकर बोलते हैं, वह काव्या जल्द से जल्द किसी लड़के का अपने साथ नाम जो उसे हर्षवर्धन के सामने पेश करना चाहती थी। वह हर्षवर्धन को ये दिखाना चाहती थी कि वह अब इस लड़के के साथ एंगेज है, तो वह उसके साथ इस रिश्ते में नहीं रह सकती थी। इसलिए दिव्या से ये सुनने के बाद कि उसकी नज़र में कुछ अच्छे लड़के हैं, काव्या काफ़ी खुश हो जाती है। उसी दिन काव्या और दिव्या ने मिलकर कुछ प्लान्स तैयार किए लड़कों को जज करने के लिए, जिसके हिसाब से काव्या पूरे हफ्ते लगातार नए नए लड़कों के साथ डेट पर जाने लगी, इस उम्मीद में कि शायद से वह कोई ऐसा ढूंढ सके जिसके साथ वह अपने आगे का जीवन बिताने के बारे में सोचे। काव्या ने किसी से भी प्यार की उम्मीद नहीं की थी, वह अब प्यार करके फिर शादी में विश्वास रखने वालों में से नहीं थी। रौनक से मिले धोखे से काव्या समझ चुकी थी कि इस मामले में उसकी किस्मत काफ़ी खराब है, इसीलिए काव्या अभी अपने लिए कोई ऐसा ढूंढ रही थी जो उसके साथ अपना आगे का जीवन बिताना में संतुष्टि रखता हो और वह इस रिश्ते को रिस्पेक्ट दे। पर इन 7 दिनों में अलग अलग लड़कों के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के बाद काव्या ने ये रिजल्ट पाया कि वह काफ़ी स्लो है। आजकल लोग भी प्यार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, हर तरफ पैसा, पावर और सेक्स का ही बाजार है। ब्लाइंड डेट्स में अब तक काव्या को कोई खास रिश्ता नहीं मिला था। काव्या इस दौरान काफ़ी थक जाती थी। ऊपर से हर्षवर्धन के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, ये भी काव्या को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उस दिन के बाद से हर्षवर्धन एक बार भी उसके सामने नहीं आया। वह तो आजकल ऑफिस में ही नहीं आ रहा था, न ही उसने काव्या से कांटेक्ट करने की कोशिश की। अभी काव्या जैसे ही अपने ऑफिस से वापस आई थी कि तभी उसे दिव्या का फ़ोन आता है। दिव्या ने आज एक आखिरी बार उसे डेट पर जाने के लिए बोली। दिव्या का मानना था कि यही लड़का काव्या के लिए सही है, अगर वह आज उससे नहीं मिलेगी तो वह अपने जीवन की यह सबसे बड़ी गलती करने वाली है। वैसे तो काव्या इन सब से काफ़ी परेशान हो चुकी थी। उसने ये भी मान लिया था कि वह इस बार भी हार कर ही आने वाली है। उसे इस ब्लाइंड डेट्स पर जाने के बाद भी कोई अच्छा लड़का नहीं मिलने वाला। पर फिर भी दिव्या के इतना बोलने के बाद काव्या उस लड़के से मिलने के लिए कन्विंस हो जाती है। 28 क्या सच में मैं सिर्फ तुम्हारा बॉस हूँ? भाग 28। काव्या अब और किसी से मिलना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि अभी पिछले 7 दिनों में वह जितने लोगों से मिली थी उसे एक भी पसंद नहीं आया था। पर दिव्या के इतना रिक्वेस्ट के बाद वह उसे ना भी नहीं बोल पाए। काव्या दिव्या से फ़ोन पर बात कर तुरंत से तैयार होकर रेस्टोरेंट्स के लिए निकलती है। तो दिव्या के बताए लोकेशन पर जब काव्या पहुंचती है तो वहां एक नॉर्मल लिखने वाला आदमी उस टेबल के सामने बैठा था। ना तो ज़्यादा स्टैंडर्ड और ना ही ज़्यादा हाई फाई दिखाते हुए वह आदमी एक मिडिल क्लास परिवार से लग रहा था। अपने बालों को बिल्कुल जेंटलमैन के तरह चिपकाकर झाड़े हुए वह आदमी अभी अपने घड़ी में टाइम देख रहा था। शायद से वह काव्या का ही इंतजार कर रहा था। काव्या तुरंत से उस आदमी के पास जा उसके सामने वाले सीट पर बैठ जाती है। काव्या के बैठते ही वह आदमी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए काव्या की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, हाय, मेरा नाम राकेश है, मैं एक लॉयर, मुझे तुम्हारी फ्रेंड दिव्या नहीं तुमसे मिलने को कहा था। उद्धरण चिन्ह। वालिक। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी के प्रोफेशन के बारे में जानकर काव्या का चेहरा चमक उठता है। अब तक वह जितनों से मिली थी उसमें काव्या को राकेश सबसे सही दिख रहा था। ऊपर से इसका प्रोफेशन भी काफ़ी अच्छा था। काव्या को वह आदमी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। काव्या उससे बातें करना स्टार्ट करती हैं।
दोनों में बातचीत होता है। इस दौरान काव्या को राकेश के बारे में यह पता चलता है कि राकेश भी प्यार में विश्वास करने वालों में से नहीं था। वो भी अपने जीवन में एक अच्छी सच्ची लाइफ पार्टनर का इंतजार कर रहा है। दोनों की सोच काफी हद तक कुछ मामलों में मिलती है। काव्या और राकेश अभी थोड़ी देर बात करते हैं, जिसकी बात काव्या उसे अपना नंबर दे वहां से निकलती है तो उसे रेस्टोरेंट के बाहर अभी दिव्या अपनी स्कूटी लगाए खड़ी दिखती है। काव्या को देख दिव्या एक्साइटेड होकर उससे बोलती है, क्या हुआ, बात बनी? तुम्हें उसका प्रोफेशन को अच्छा लगा ही होगा। मैंने कहा था ना तुझे अच्छा लगेगा। वो लड़का सच में जेंटलमैन है। क्या हुआ, तुम लोगों में शादी तक बात कर ली? क्या ये रिश्ता मैं पक्का समझूं? उद्धरण चिन्ह। हाँ ठीक था, उद्धरण चिन्ह। काव्या दिव्या को इतना एक्साइटेड देख उसे हाँ बोल देती है। काव्या अब इन सब में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहती थी। वो तो पहले लव मैरिज करना चाहती थी, पर वो प्लान उसका सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो अब वो अरेंज मैरिज कर अपने पेरेंट्स को खुद से और जिम्मेदारियों से आज़ाद करना चाहती थी। साथ ही उसे इस शादी से हर्षवर्धन से भी आज़ादी मिल जाएगी। क्या सच में तुझे हो लड़का पसंद आया? इसका मतलब राकेश ही मेरा जीजू बनेगा। उद्धरण चिन्ह। काव्या की बात सुन दिव्या काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। वो काव्या के लिए काफ़ी खुश थी। उसको ऐसे करते देख काव्या कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। काव्या घर पहुंचने के बाद बिस्तर पर जाकर सीधा लेट जाती है। फाइनली अब काव्या को शादी करने के लिए एक सूटेबल लड़का मिला था। वो लड़का उसे अपने लिए एक परफेक्ट मैच लग रहा था, पर फिर भी काव्या उसे पसंद नहीं करती थी। इसके बाद 3-4 दिन काव्या अपने कामों में बिजी रहती है। इस दौरान तो वह शायद ये भूल ही गई थी कि उसने अपने लिए एक सूटेबल हस्बैंड ढूंढ लिया है। इस दौरान हर्षवर्धन ने भी काव्य से कोई कांटेक्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था जैसे वह काव्या को अपने लिए 1% मैच ढूंढने के लिए वक्त दे रहा था। काव्या बिस्तर पर सोए हुए अभी हर्षवर्धन के बारे में सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब वो हर्षवर्धन से खुद ही इस रिश्ते से आज़ादी लेना चाहती है, तो फिर वो उसके बारे में क्यों सोच रही है। अभी कुछ दिनों से उसके कांटेक्ट ना करने की वजह से वह परेशान क्यों है? क्या वह ऐसा नहीं चाहती थी? यही सब सोचते हुए काव्या अभी बिस्तर पर लेटी थी कि तभी उसका फ़ोन बजाता है। फ़ोन की आवाज़ से काव्या को थोड़ा एक्साइटमेंट होता है, पर कॉलर आईडी पर किसी अनजान का नंबर देख वह गायब हो जाता है। शायद से काव्या ने हर्षवर्धन की कॉल का उम्मीद की थी। फ़ोन उठाते ही काव्या को दूसरी तरफ से एक धीमी सी आवाज़ आती है, जो कि राकेश की थी। राकेश काव्या से मिलना चाहता था। वो उससे इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में बात करना चाहता था। इसलिए वह काव्या से एक डेट की मांग करता है। काव्या का मन तो नहीं था, पर चूंकि वह भी राकेश से शादी के बारे में सोच रही थी, इसलिए काव्या ने राकेश को हाँ कर दिया। राकेश से ज़्यादा कुछ फालतू बातें ना करते हुए काव्या उससे अपने सिर में दर्द का बहाना बना फ़ोन रख देती है। दूसरे दिन काव्या तैयार होकर राकेश के बताए उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है, तो आज फिर राकेश उसका पहले से ही इंतजार कर रहा था। सॉरी, वो मुंह में ट्रैफिक में फंस गई थी। उद्धरण चिन्ह। अरे कोई बात नहीं, मैं आपके लिए पूरा जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओ, उद्धरण चिन्ह। काव्या राकेश की यह बात सुन मुस्कुरा देती है। ऐसा लग रहा था जैसे राकेश सच में उसमें कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड था। अभी पहले ही मीटिंग के बाद वह उसके साथ फ्लेटिंग करना स्टार्ट कर दिया था। काव्या राकेश की इस बात पर थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। वह दोनों बात करना शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच कोई बिजनेस डील हो रहा है। राकेश भी काव्या से शादी के लिए काफी जल्दबाजी में दिख रहा था। उन दोनों के बीच अभी बातचीत हो ही रहा था कि तभी काव्या को पीछे से आवाज आती है, हेलो मिस काव्या। उद्धरण चिन्ह। काव्या इस आवाज को जानती थी। ये हर्षवर्धन था। कितने दिनों बाद हर्षवर्धन की आवाज सुन काव्या की धड़कन तेज हो जाती है। वह पीछे मुड़कर देखती है तो अभी हर्षवर्धन उसकी तरफ से घूरे जा रहा था। हेलो सर, आप यहाँ? उद्धरण चिन्ह।
हर्षवर्धन को अपने सामने देख बहुत मुश्किल से काव्या उससे पूछती हैं। अभी हर्षवर्धन काव्य की बातों का जवाब दे पाता, उससे पहले ही राकेश काव्य के बगल में खड़ा होते हो हर्षवर्धन से मुस्कुरा कर बोलता है, हाय मेरा नाम राकेश है और मैं काव्या का बॉयफ्रेंड, वैसे तुम कौन हो? उद्धरण चिन्ह। वो मेरे बॉस हर्षवर्धन राणा ग्रुप के प्रेसिडेंट है ये। उद्धरण चिन्ह। राकेश की बात सुन काव्या घबरा जाती है। वह तुरंत से राकेश को जवाब देती है, न काव्य का जवाब सुन हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वह काव्या की ओर मुस्कुराते हुए बोलता है, क्या सच में हमारे बीच यही रिश्ता है? उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन का ये जवाब सुनकर चौंक जाती है और राकेश की ओर देखती है तो राकेश अभी उसी की ओर घूरे जा रहा था। राकेश एक पेशेवर वकील था, अगर हर्षवर्धन ऐसे ही बोलता रहा तो उसे पक्का उन दोनों के बारे में शक हो जाएगा। इसलिए काव्या तुरंत से हर्षवर्धन को हाँ करते हुए उसे पूछती है, क्या? हाँ प्रेसिडेंट। वैसे प्रेसिडेंट आप यहाँ क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। मैं यहाँ अपने ऑफिस के काम के लिए आया था कि तभी मेरी नज़र तुम दोनों पर गई। वैसे ये कौन है? तुम्हारा दोस्त। उद्धरण चिन्ह। काव्या हर्षवर्धन का ये जवाब सुन चौंक जाती है। अभी अभी तो राकेश ने उसे खुद को इंटरव्यू दिया था, फिर हर्षवर्धन उससे दोस्त क्यों बोल रहा था? अभी काव्या हर्षवर्धन उससे कुछ बोल पाती उससे पहले ही राकेश बोलता है, नहीं मैं इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। काव्या राकेश का ये जवाब सुन अपना सिर पर हाथ पटक देती है। क्या ये दोनों आदमी पागल हो गए थे? एक तो वह कैसे भी करके जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, वरना उसे पक्का यकीन था हर्षवर्धन के सवाल सुन राकेश को उस पर शक हो जाएगा। वही राकेश अभी पता नहीं किस मूड में था। अभी काव्य उसको मिले बस कुछ ही दिन हुए हैं और वह कभी से ही सभी के सामने उसे मेरा बॉयफ्रेंड बता रहा है, जबकि उन्होंने तो इस बारे में अभी कुछ बात ही नहीं की थी। राकेश का जवाब सुन काव्या हर्षवर्धन की ओर देखती है तो उसने जैसी सोची थी वैसा ही था। अभी हर्षवर्धन काव्या को गुस्से में घूरे जा रहा था। उसके चेहरे का एक्सप्रेशन सख्त था, वह अभी काफी गुस्से में देख रहा था। हर्षवर्धन को ऐसे देख काव्या बात को संभालने की कोशिश करते हुए बोलती है, प्रेसिडेंट अभी अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करना है। काव्य की बात सुन तुरंत से हर्षवर्धन बोलता है। हर्षवर्धन की यह बात सुन काव्य उसे नकारते हुए बोलती है, नहीं प्रेसिडेंट अभी मैं राकेश के साथ एक डेट पर आई हूँ, इसीलिए आप मुझसे बाद में बता देना। अभी वैसे भी आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ली है। उद्धरण चिन्ह। मुझे अभी बात करना है। काव्या की बातों का इतना जवाब दे तुरंत से हर्षवर्धन उसका हाथ खींचते हुए उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगता है। 29 हर्षवर्धन का गेम। भाग 29। काव्या अभी ज्यादा कुछ समझ पाती उससे पहले ही हर्षवर्धन उसे खींचने लगता है। हर्षवर्धन उसे खींचते हुए बाहर ले जा रहा था। ये देख काव्या उससे अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है, मिस्टर प्रेसिडेंट ऐसे आप लोगों को हमारे रिश्ते के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उद्धरण चिन्ह। काव्या की बातों का इतना जवाब देते हुए हर्षवर्धन उसे अपने कार के अंदर बैठा गेट बंद कर देता है। काव्या को कार के अंदर बैठाने के बाद गेट लॉक करते हुए हर्षवर्धन अपने पॉकेट से सिगरेट निकाल उसे जलाता है। सिगरेट की एक कश लेते हुए अपने सामने खड़े राकेश की ओर देखते हुए हर्षवर्धन आंख मार वहां से जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर स्टार्ट कर देता है। काव्या को हर्षवर्धन के इस रवैया पर काफी गुस्सा आ रहा था। वह बार बार उसे उतारने की जिद करती है, पर हर्षवर्धन उसकी एक भी बात नहीं मान रहा था। काव्य कार के शीशे से बाहर देखती है तो उसकी नज़र रेस्टोरेंट्स के गेट पर खड़े राकेश पर पड़ती है, जो अभी उसे ही घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे राकेश को अब उसके और हर्षवर्धन के हर रिश्ते पर शक हो गया था।
काव्या राकेश को देखते हुए हर्षवर्धन से गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम हमारे बीच के डील को भूल गए? उद्धरण चिन्ह। काव्या के बातों का कोई जवाब न देते हुए हर्षवर्धन कार बहुत ही स्पीड से चला रहा था। ये देख काव्या का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह इस आदमी से अब परेशान हो गई थी। एक तो इसके पास खुद की गर्लफ्रेंड थी, फिर भी वह उसके साथ ही फिजिकल रिलेशन में था। ऊपर से पिछली बार इसने ही काव्य से कहा था कि वह जिस दिन अपने लिए एक सूटेबल बॉयफ्रेंड ढूंढ लेगी वो उसे इस रिश्ते से आज़ाद कर देगा, और आज जब काव्या अपने मंजिल के इतना करीब थी तो वह उसे ऐसे यहाँ से ले जा रहा है। ये सब सोचते हुए काव्या को काफ़ी गुस्सा आता है। वो गुस्से में हर्षवर्धन की कार की सीट को फाड़ने की कोशिश करते हुए बोलती है, अगर तुम अपनी जुबान पर खड़े नहीं रह सकते तो तुम्हें खुद को मर्द कहने का कोई हक नहीं। उद्धरण चिन्ह। काव्य के इतना बोलते ही हर्षवर्धन अचानक से कार रोक देता है। कार रोकने के बाद हर्षवर्धन काव्या की ओर गुस्से में घूमते हुए बोलता है, क्या सच में तुम्हें मेरी मर्दानगी पर आज भी शक है? उद्धरण चिन्ह। काव्या, जो कि कुछ सेकंड पहले काफी गुस्से में थी, वह हर्षवर्धन के इस बात को सुनकर शांत हो जाती है। वह हर बार ऐसे ही जल्दबाजी में हर्षवर्धन को कुछ गलत बोल देती थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ता था। हर्षवर्धन को ऐसे गुस्से में देख काव्या उसे शांत करते हुए बोलती है, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था जैसा तुम समझ रहे हो, पर जब हम आखिरी बार मिले थे तो तुमने मुझसे प्रॉमिस किया अगर मैं खुद के लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हूँ तो तुम मुझे जाने दोगे। क्या मैं गलत हूँ? उद्धरण चिन्ह। काव्या की यह बात सुन हर्षवर्धन का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है, पर वह ऐसा होने नहीं देना चाहता था। इसलिए हर्षवर्धन मुस्कुराते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम्हारे स्किन्स के हिसाब से तुम तो एक सेकंड के अंदर लड़के बदल सकती हो, पर मैं तुम्हें अभी बॉयफ्रेंड चुनने का मौका नहीं दे रहा। इतनी जल्दी तुम मुझसे आज़ाद नहीं हो सकती। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। काव्या को हर्षवर्धन के बातों में खुद के लिए टोन महसूस होता है। ऐसा लग रहा था जैसे हर्षवर्धन उसे ताना मार रहा था। क्या वह सच में वह इस डिपार्टमेंट में इतनी स्मार्ट थी कि उसे लड़के बदलने में सिर्फ एक सेकंड लगता है? हर्षवर्धन की बात सोचते हुए काव्या को काफी गुस्सा आता है। वह अपने तरफ का गेट खोलते हुए हर्षवर्धन से बोलती है, मुझे कोई मतलब नहीं तुमसे। तुमने प्रॉमिस किया था, अब तुम मुझे ऐसे नहीं बोल सकते। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर काव्य कार का गेट खोल बाहर निकल जाती है कि तुरंत से हर्षवर्धन भी अपने और का गेट खोल बाहर निकल भागते हुए उसके पास आ उसे कार से सटा उसे किस करने लगता है। ये देख काव्य उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है, पर वो जितना उसे खुद से दूर कर रही थी वो उतना ही उसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। काव्य ये सब देख काफी घबरा जाती है। भले ही वो अभी शहर से कुछ दूरी पर वाले रास्ते पर थे, लेकिन यहाँ से भी लोग आते जाते थे। क्या होगा अगर लोगों ने उन्हें ऐसे देख लिया तो? काव्य हर्षवर्धन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी। वहीं हर्षवर्धन उसके हाथों को पकड़ अपने गले में लपेटते हुए उसके और करीब आने की कोशिश कर रहा था। ये सब देख काव्या को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, पर आज का हर्षवर्धन का चेहरा काव्या ने पहली बार देखी थी। वो अभी उसे कोई इंसान न लगकर जानवर लग रहा था। वो इस आदमी से काफी नाराज थी, पर फिर भी उसका कुछ नहीं कर पा रही थी कि तभी अचानक से हर्षवर्धन की पॉकेट में रखा उसका फोन बजता है। ये फोन का रिंग थोड़ा अजीब था। जैसा हर्षवर्धन के फोन पर हमेशा कॉल आता था वैसा न आकर यह रिंगटोन थोड़ा चेंज था। फोन की रिंग सुनते ही अचानक से हर्षवर्धन काव्या को छोड़ देता है। वो तुरंत से अपने पॉकेट से फोन निकालकर देखता है तो फोन पर शो हो रहे कॉलर आईडी नंबर देख हर्षवर्धन फोन उठाते हुए काव्या से कुछ साइड हो जाता है। काव्या ये सब देख हैरान थी। आखिर यह किसका फोन था? क्या ये हर्षवर्धन की गर्लफ्रेंड थी? ज्यादा कुछ ना सोचते हुए काव्या को यह वक्त सही लगता है,
यहाँ से भागने के लिए, इसीलिए काव्या इस मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत से वहाँ से भाग जाती है। वहीं हर्षवर्धन किसी से फोन पर बात कर रहा था। इस वक्त उसने पीछे मुड़कर एक बार भी काव्या को नहीं देखा। फोन पर दूसरी तरफ से बोल रही औरत की बात सुन हर्षवर्धन उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोलता है, मासी आप चिंता मत करो, मैं सब कुछ खुद ही देख रहा हूँ। छोटे के लिए मैंने दूसरे कंट्री से अच्छे डॉक्टर को मंगाया है, बहुत जल्द हमें अच्छी खबर मिलेगा। जी ठीक है। हर्षवर्धन की यह बात से दूसरी तरफ से वह औरत कुछ बोलती हैं, जिसके बाद उस औरत को समझाने के बाद हर्षवर्धन पीछे मुड़कर देखता है तो वहां से काव्या गायब थी। ये देख हर्षवर्धन तुरंत से अपने फोन में एक नंबर डायल करता है। दूसरी तरफ से वो आदमी अभी कुछ बोल पाता उससे पहले ही हर्षवर्धन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम लोगों को एक काम भी ढंग से करने नहीं आता? मैंने तुम्हें साफ साफ बोला था, उसे एक भी सही लड़का नहीं मिलना चाहिए। सभी अपने लोगों को भेजो। फिर यह कौन था जिसके साथ वो डेट पर गई थी? हर्षवर्धन की बात सुन दूसरी तरफ से वो आदमी कुछ बोलता है। उस आदमी की यह बात सुनते हुए हर्षवर्धन फोन रख देता है। फोन रखने के बाद हर्षवर्धन अपने कार के ऊपर लेटते हुए ऊपर आसमान की ओर देखकर बोलता है, तो दिव्या रानी यह तुम्हारा दिमाग था, अच्छा है, अब लगता है तुम्हारे टूटने का वक्त आ गया है। इतना बोलते हुए हर्षवर्धन पागलों की तरह हंसने लगता है। वैसे तो 4-5 एपिसोड में मुझे लगता है स्टोरी का ट्वीट क्या है वो क्लियर हो जाएगा, पर फिर भी मैं आप लोगों से को देखना चाहता हूं कि आपको क्या अंदाजा है आगे इस स्टोरी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। CH30 प्लान में चेंज है, उसे रोको। भाग 30। काव्या हर्षवर्धन से पीछा छुड़ा वहां से भागती है। कुछ दूरी पर जाने के बाद काव्या को टैक्सी मिलता है, जिसके बाद वो संध्या के घर पहुंचती है। काव्या ने जैसी सोच रखी थी वैसा ही हुआ। राकेश ने फोन करके दिव्या को सब कुछ बता दिया था, इसलिए काव्या के घर पहुंचते ही दिव्या तुरंत से उसके पास पहुंच पूछती है, ये सब क्या था और वो लड़का कौन था जो तुझे वहां से लेकर निकला? क्या राकेश ने तुझे फोन किया था? दिव्या की सवाल सुन काव्या खुद ही उससे सवाल पूछ देती है। हाँ, वो तेरे लिए परेशान था, वह ऐसे अचानक से कोई तुझे उसके सामने से हाथ पकड़ कर ले गया, इसीलिए वह बार बार मुझसे तुम्हारे और उस आदमी के रिश्ते के बारे में पूछ रहा था। वैसे वो आदमी कौन था? ठीक है, मैं उससे बात कर लूंगी। काव्या दिव्या को हर्षवर्धन के बारे में नहीं बताना चाहती थी, पर काव्या को ऐसे बार बार अपने सवालों का जवाब ना देता देख दिव्या को थोड़ा शक हो गया था। वो अचानक से काव्या से पूछती है, क्या वो हर्षवर्धन राणा था? तुम दोनों ने अफेयर चल रहा है, अगर ऐसा था तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फालतू में मुझे इतना परेशान होना पड़ा। दिव्या को ऐसा लग रहा था जैसे काव्या हर्षवर्धन को पसंद करती हैं, वो और हर्षवर्धन अभी रिलेशनशिप में है, इसी वजह से काव्या आजकल कभी कभी रात को घर नहीं आती। ये सब सोचते हुए दिव्या काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो काव्या के लिए काफी खुश दिख रही थी। तुरंत से दिव्या काव्या के पास आ उसके हाथ पकड़ घुमाते हुए बोलती है, अगर ऐसा था तो तुझे पहले बोलना चाहिए था, अब हमारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। भला हर्षवर्धन राणा की गर्लफ्रेंड को क्या परेशानी होगी? वैसे क्या तूने उससे शादी के बारे में बात की? देख, ऐसे लड़के को हम हाथ से नहीं जाने दे सकते, तुझे कैसे भी। क्या तू थोड़ा शांत रह सकती है? मैं एक फोन कॉल कर रही हूँ। काव्या पहली बार में दिव्या को कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो जानती थी अगर वह दिव्या को रोक देगी तो दिव्या उसे और 1000 सवाल पूछेंगे, और दूसरी बार दिव्या को इतना कुछ बोलते देख काव्या को दिव्या पर काफी गुस्सा आ गया था। वह अपना फोन उठा उस पर एक नंबर डायल करते हुए दिव्या को शांत रहने का इशारा करती है। काव्या की बात मान दिव्या शांत हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसमें कोई जरूरी काम होगा। वही काव्या के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से राकेश बोलता है, क्या तुम घर पहुंच गई इतनी जल्दी? क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर शक है? अगर ऐसा है तो तुम पहले ही बोल दो,
मुझे उस आदमी के साथ किसी भी रिश्ते में आगे नहीं बढ़ना है जो मेरे ऊपर शक करें। दूसरी तरफ से राकेश के मुंह से यह सुन कि तुम इतनी जल्दी घर पहुंच गई, काव्या को समझ आ गया था कि आखिर राकेश का इशारा क्या था। वह जानती थी राकेश की जगह कोई और भी होगा तो हर्षवर्धन की ऐसी हरकत देख कोई भी उसके ऊपर शक करेगा। पर काव्या राकेश में अपने लिए एक परफेक्ट हस्बैंड दिख लग रहा था और वह चाहती थी कि राकेश भी उसे समझे। इसीलिए काव्या ने बहुत हिम्मत करके राकेश से यह बात बोली थी, पर उसका जवाब क्या होगा इस बारे में सोचते हुए काव्या काफी डरी हुई थी। वही काव्या की ऐसी बातें सुन राकेश उसे नकारते हुए बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैंने तुम पर कोई शक नहीं किया, मैं भी इस रिश्ते को एक चांस देना चाहता हूँ। ठीक है, फिर हम किसी और दिन मिलते हैं, तभी हम एक दूसरे को सही से समझ पाएंगे। राकेश का जवाब सुने काव्या ने एक राहत की सांस ली। वो राकेश से किसी दूसरे दिन मिलने का बोल फोन रख देती है। वही अभी अभी फोन कॉल पर काव्या को राकेश से ऐसे बातें करते देख दिव्या कंफ्यूज थी। आखिर चल कर रहा है। दिव्या को ऐसे कंफ्यूज होता देख काव्या उसे अपने पास बैठ आते हुए बोलती हैं, तू जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है मेरे और हर्षवर्धन के बीच। मैं राकेश से शादी के लिए तैयार हूँ। अब तू अपना ये फालतू दिमाग ज्यादा मत दौड़ा। दिव्या से इतना बोलकर काव्या वहां से जाने लगती है कि तभी दिव्या उसका हाथ पकड़ उसके रोकते हुए उसे पूछती है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे शरीर पर परे वह निशान किसके दिए थे? दिव्या का ये सवाल सुन काव्या चुप रह जाती हैं। उसके पास दिव्या के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। ना तो वह दिव्या से सच बता सकती थी, न ही दिव्या को वो सब कुछ बता परेशान करना चाहती थी। काव्या को ऐसे कुछ ना बोलता देख दिव्या उसका फोन उठा, उसमें हर्षवर्धन का नंबर, उनके बीच बातचीत हुई कॉल डिटेल्स को दिखाते हुए बोलती है, अगर तुम्हारे और हर्षवर्धन के बीच कोई रिश्ता नहीं तो उसने तुम्हें अपना पर्सनल नंबर क्यों दिया है? या फिर वो हर दूसरी लड़की को अपना नंबर देता रहता है? दिव्या की यह सवाल सुनकर काव्या दंग रह जाती हैं। अब भला वो दिव्या को कैसे ये बताती है कि हर्षवर्धन को जब भी उससे शरीर की जरूरत होती है वो उसे बुलाता है और उसका नंबर भी उसने इसीलिए दिया है। अरे ऐसा कुछ नहीं जैसा तू सोच रही है। हर्षवर्धन ने मुझे अपना पर्सनल नंबर इसलिए दिया है क्योंकि मैं अभी उसके बताए डिजाइन्स पर काम कर रही हूँ। अब मेरे पास इससे ज्यादा बताने को कुछ नहीं। वैसे ही मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बात को संभालने की कोशिश करते हुए इतना बोल काव्या अपने रूम में जाकर गेट बंद कर लेती है। वही गेट के बाहर खड़ी दिव्या का मन अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसके मन में बार बार काव्या और हर्षवर्धन के रिश्ते को लेकर कुछ गलत लग रहा था, पर काव्या उससे सच बता ही नहीं रही थी। अभी दिव्या ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बनता है। ये फोन उसके बॉयफ्रेंड का था। दिव्या के फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसका बॉयफ्रेंड उसे आज अपने घर मिलने को बुलाता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को दिव्या से मुलाकात करवाना चाहता था। अपने बॉयफ्रेंड की यह बात सुन दिव्या काफी खुश हो जाती है। इस वक्त दिव्या के दीवान से काव्या का बात हट गया था क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे शाम को बुलाया था। इसीलिए दिव्या तुरंत से तैयार होने चली जाती है क्योंकि आज वह अपने सास ससुर से मिलने वाली थी। दिव्या काव्या और मोनिका को पिछले कितने ही सालों से जानती थी। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, पर फिर भी दिव्या काव्या और मोनिका के जैसे बिल्कुल नहीं थी। जहां मोनिका के बहुत लड़कों के साथ रिलेशन रहा था, वहीं काव्या भी अपने लाइफ में रौनक के साथ सेटल हो गई थी। इस दौरान दिव्या हमेशा से अकेली ही रही क्योंकि उसका आज तक किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बन पाया था। शायद यह इस वजह से था क्योंकि वो मोनिका और काव्या की जैसी खूबसूरत नहीं थी, या फिर यह उसके पहनावे के ढंग की वजह से क्योंकि दिव्या ज्यादा लड़कों के जैसे कपड़े पहनती थी। दिव्या को प्यार में कोई यकीन तब तक नहीं था जब तक वो शेखर से नहीं मिली थी। उनका रिश्ता 6 महीने से था और आज शेखर उसे अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता था। शायद से वो अब दिव्या के साथ शादी करना चाहता था। ये सब सोचते हुए ही दिव्या काफी खुश हो जाती है। फाइनली अब उसका लाइफ भी सेट होने वाला था।
वहीं हर्षवर्धन हॉस्पिटल के वीआईपी वार्ड के अंदर बिस्तर पर ही लेटे उस आदमी की ओर देख कुछ सोच रहा था कि तभी अचानक से हर्षवर्धन के फोन पर एक मैसेज आता है। इस मैसेज को पढ़ हर्षवर्धन के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है। वो उस मैसेज को बिस्तर पर लेटे उस आदमी की ओर दिखाते हुए बोलता है, लगता है अब समय आ गया है, अब दूसरा विकेट गिराने की। इतना बोल हर्षवर्धन उस आदमी के चेहरे पर हाथ फेर उस वार्ड से चला जाता है। हर्षवर्धन अपने घर में लगे सोफे पर बैठे हुए सामने की टीवी पर कोई फुटेज देख रहा था कि तभी उससे काव्या का मैसेज आता है। काव्या ने हर्षवर्धन से यह रिक्वेस्ट की थी कि वो उसे छोड़ दे, वो उसे अब जीने दे और अब वो उसके साथ इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं रह सकती। वो राकेश के साथ अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती है। काव्या की यह मैसेज पढ़ हर्षवर्धन को काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से में अपना फोन उस एलईडी में मार देता है जिसमें अभी वो फुटेज देखकर काफी एक्साइटेड हो रहा था। फोन फेंकने के बाद हर्षवर्धन वहीं रखे शराब के गिलास को अपने मुंह में लगा एक ही बार में खत्म करते हुए कुछ सोचता है। तभी अचानक से हर्षवर्धन को कुछ ध्यान आता है और वह तुरंत से अपने फोन के पास भागता है तो उसका फोन पूरी तरह से टूट गया था। ये देख हर्षवर्धन अपने कमरे की ओर भागता है जहां अपने अलमीरा में से दूसरी फोन निकाली। वो उसमें एक नंबर डायल करके सामने वाले इंसान से जल्दबाजी में बोलता है, प्लान में चेंज है, उसे रोको। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यहाँ नोबेल स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगला एपिसोड देखने के लिए कमेंट करें।